I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. And today I have taken a very interesting topic, and really you are going to enjoy this topic. And the topic is figure of speech, अलंकार. अलंकार के बारे में आप सबने थोड़ा या बहुत तो सुन रखा होगा. आज इंग्लिश में अलंकार को पढ़ते हैं जो है फिगर ऑफ स्पीच या आपकी पोएटिक डिवाइसेस. फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है या ये पोएटिक डिवाइसेस होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज. फिगर ऑफ स्पीच एक शब्द होता है या एक वाक्यांश होता है यूज्ड इन ए नॉन लिटरल सेंस, जिसे नॉन लिटरल सेंस में यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? फॉर रिटोरिकल और विविड इफेक्ट, एक अलंकारिक या स्पष्ट प्रभाव दिखाने के लिए. तो चलते हैं शब्दों को स्पष्ट और अलंकारिक रूप देते हुए अलंकार के बारे में सीखते हैं. सबसे पहले जिस फिगर ऑफ स्पीच को हम सीखेंगे वो है आपकी सिमिली. कहते हैं सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है. एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर सो लाइक एज. ये तीन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम आसानी से सिमिली को पहचान सकते हैं. किसी भी स्टैंजा में, पोएम के किसी भी स्टैंजा में जब ये वर्ड्स, ये शब्द आते हैं तो पहचान सकते हैं. वो वर्ड्स क्या हैं? सो लाइक एज. इसको अगर हिंदी में बात की जाए कि उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है. और ये शब्द सो लाइक एज हिंदी में भी आते हैं. हिंदी में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है पीपर पात सरस मन डोला. इसके मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोला. तो इसमें इट मींस मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है. ओके, इसी तरीके से इंग्लिश के एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल इज लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. जिंदगी एक ख्वाब की तरह होती है. एंड द वर्ड लाइफ इज हियर, इट मींस इट इज योर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. एंड अदर एग्जांपल इज हर फेस इज लाइक द मून. उसका चेहरा चांद की तरह है. इट मींस हर फेस इज कंपेयर्ड टू मून. इसका मतलब उसके चेहरे की तुलना चांद से की गई है. ठीक है. द नाइट वॉज एज डार्क एज क्लाउड. रात इतनी अंधेरी थी जितने की बादल हुआ करते हैं. तो इट मींस एज यूज्ड हियर, सो इट्स योर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. एंड another a very lovely example जो हर किसी का मन मोह लेता है. हर लैंग्वेज इज एज स्वीट एज हनी. उसकी भाषा इतनी मीठी है जितना कि शहद. तो these are your examples for the simile figure of speech. कुछ और एग्जांपल्स के बारे में भी जानते हैं where we can know about simile figure of speech. बड़ा आसान हो जाएगा. अब कोई भी पोएट्री की लाइन में, कोई भी पोएम की लाइन में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, जस्ट सो लाइक एज देखिए और टिक कर दीजिए कि इट इज योर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. नाउ इट्स योर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज मेटाफर. मेटाफर इज ऑल्सो जस्ट लाइक सिमिली. मेटाफर की डिफिनेशन होती है मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना तो की जाती है बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर एब्सेंट. जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं सो लाइक एज वो एब्सेंट होते हैं इसमें. जैसे हिंदी का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं. मतलब मां मैं तो चंद्र खिलौना, मतलब चांद जैसा खिलौना लूंगी. लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड हियर. इसमें जो सो लाइक एज होते हैं यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इनका एग्जाम्पल में सो लाइक एज नहीं पाए जाते. जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. ऊंट शिप रेगिस्तान का जहाज होता है. इसमें लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक ख्वाब है. जिंदगी एक ख्वाब की तरह है, आपको नहीं बोलना है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये आपका सिमिली हो जाएगा. लेकिन यहां पर बताया गया कि लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक ख्वाब है. और नेक्स्ट एग्जांपल है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस.
बदला एक तरीके का जंगली न्याय होता है। इसमें बदले को कंपेयर तो किया गया, बट द वर्ड्स और कंपैरिजन आर नॉट टेकन हियर, सो इट्स योर मेटाफर। इस तरीके से किसी भी पोएटिक डिवाइस को आसानी से पहचानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस वीडियो में, ताकि आप अच्छी तरीके से पहचान जाएं। आप अगर इससे रिलेटेड क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। योर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। अगला फिगर ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया एलिट्रेशन होता है। एक जब आप व्हेन यू वर यंग बॉयज और गर्ल्स, जब आप छोटे बच्चे बच्चियां रहे होंगे तब आपने एक एग्जांपल सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। या चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होते हैं। इट मींस a word is repeated again and again, कि एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं इसमें और बता रहे हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज योर एलिट्रेशन। ये अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं इंग्लिश में किस तरीके के होते हैं, और अनुप्रास अलंकार के दो और छोटे भाइयों के बारे में भी बात करेंगे जिनको Now we are going on alliteration. Alliteration is a figure of speech where consonant sounds are repeated in the beginning of words near each other. As the example is, she sells seashells by the seashore. Okay, that's nice. Peter Piper picked up a peck of pickled peppers. Okay, starry spheres, cottage chamber, lie listening, my mother, press flow, busy being, ओके, डार्लिंग ड्रीमर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, इसलिए तो इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन 2 यंगर ब्रदर्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के 2 छोटे भाइयों के लेकर आया हूं। फर्स्ट वन इज ऑजोनेंस, और थोड़ी देर बाद आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरे से भी जो होते हैं कॉन्सोनेंस। सबसे पहले चलते हैं ऑजोनेंस। रिपीटेड वॉवेल साउंड्स इन वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर। एक दूसरे के पास वॉवेल साउंड्स रखे होते हैं। दे कैन बी आ ई। ओके, दिस इज अ पिक वेयर यू कैन सी, ओके, दीज आर द वॉवेल साउंड यू कैन फाइंड। Next, son of a gun. Okay, son of a gun is your example. Okay, you can see vowel sounds, so many vowel sounds here placed, okay, near each other. The cat is out of the bag. Cat, bag, there are so many out of, there are so many vowel sounds here. Dumb luck, you can see the vowel sounds, and these are placed near each others. For a while, crocodile, chips and deep, cock of the walk, cock, walk. Okay, तो इस तरीके से अभी आपको दिख सकते हैं सेंटेंसेस के बीच में और वर्ड्स में दिए हुए वॉवेल साउंड्स, या आपको डबल या रिपीटेड वॉवेल साउंड भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं जो है आपका कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि ये वर्ड्स लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड प्लेस्ड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास रखे होते हैं और ये एंड में, जैसे कोई पोएट्री का पैराग्राफ, पोएट्री का कोई स्टैंजा दिया हुआ है तो उसके पास में ये मिल सकते हैं देखने को लिए, जैसे ब्लैंक एंड थिंक। का इज योर कॉन्सोनेंट, ओके, ब्लैंक थिंक, बोथ आर योर कॉन्सोनेंट्स। ये बाद में रखे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन जब वहां पर वॉवेल साउंड की बात की जाए, वॉवेल साउंड तो वर्ड को एक आवाज देने के लिए, एक वॉवेल की आवाज देने के लिए या खींचने के लिए आवाज, तो वो ज्यादातर बीच में ही आते हैं, लास्ट में, वर्ड के लास्ट में नहीं आते। लेकिन वर्ड के लास्ट में जब आने लगते हैं तो वो हो जाते हैं आपको कॉन्सोनेंट्स, स्पेल्ड, ओके, एंड स्केल्ड। तो देखिएगा डी साउंड आपका बाद में रखा हुआ है, सेंट, वेंट, डॉन, डाउन। ओके, इट मींस यू हैव अंडरस्टूड। ओके, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, दैट कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके बाद में आते हैं। रेड, फ्लेड, मिल, वॉक, एल, आपके ये साउंड्स आप देख सकते हैं। बास, किस,
Okay, these are the words which can be seen at the end of a word. Word के आखिर में होते हैं, तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है कॉन्सोनेंस। आप अच्छी तरीके से दोनों भाइयों से मिल चुके हैं। अब योर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोली। हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच में आप देख सकते हैं कि कितनी बेदर्दी से रो रही है ये, बहुत ही खूबसूरत पिक। इसी के साथ हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which things or persons are represented as greater or less, जिसमें चीजें या लोग इतने प्रदर्शित किए जाते हैं, इतने ज्यादा या इतने कम, इतने बेहतर और इतने बुरे than actually they are, जितने वास्तव में वो होते हैं। वास्तव में वो ऐसे होते नहीं और इतना बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं और जितनी बात बढ़ा चढ़ा कर होती नहीं वास्तव में। तो इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं ब्लेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड एज गे, दुनिया मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। इज इट पॉसिबल कि एक आदमी मुस्कुराए और पूरी दुनिया खुश हो जाए? आज के दौर में तो हो सकता है, कोई सॉन्ग डाल दीजिए, लेकिन उस टाइम जब ये लिखा गया था तो इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे इंडियन पोएट भी किसी से पीछे नहीं। एक इंडियन पोएट है, आला है, एक बुक है, उसमें लिखते हैं कि ऐसा किला बना है महुए में आसमान 7 हाथ रह जाए। इज इट पॉसिबल दैट स्काई इज ओनली 7 हैंड्स अवे, कि आसमान सिर्फ 7 हाथ रह जाए? ये पॉसिबल नहीं है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसी को कहते हैं हाइपरबोली। और देखिए, और हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक निगाह में 10,000 देखे। क्या इन्हीं ने 10,000 फ्लॉवर्स को गिन लिया? इट्स इम्पॉसिबल। इसी तरीके से शी शेड द ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं का सागर बहा दिया, इतना रोई कि आंसुओं के सागर भर गए। तो इसे हाइपरबोली कहते हैं। व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स, बहुत अच्छी तरीके से पहचान लीजिए कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। हिंदी में जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वही इंग्लिश में हाइपरबोली होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें हम कुछ मान रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसमें? इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट, बिना जिंदगी की चीजें, और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या जो आपके अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो दिखते नहीं वो विचार, आर थॉट एज दे आर लिविंग बीइंग्स, उन्हें सोचा जाता है कि वो जिंदा हैं। इसीलिए इनके एग्जांपल्स भी ऐसे ही होते हैं, जैसे डेथ लेस इट्स आइसी हैंड ऑन द किंग्स, मौत ने अपने ठंडे हाथों को राजाओं के ऊपर रख दिया। और एक अक्सर हम लोग कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अरे भाई, कोई प्यार जिंदा चीज है जो अंधा होगा या आंखों वाला होगा? आई डोंट नो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, इट मींस लव इज कंसीडर्ड एज लिविंग बीइंग इन दिस एग्जांपल्स। एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन ये बात सच है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक हुआ करता है। सो experience is the best teacher. It means experience is personified as a teacher. So it's your personification figure of speech. Let's go to our next figure of speech, that is apostrophe. Apostrophe is a direct address to the dead. मरे हुए लोगों को डायरेक्ट एड्रेस होता है, जैसे वो हमारे सामने हो। टू द absent, या जो वहां नहीं होते, उनको ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमारे सामने हो। टू अ पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट, कोई मानवीकरण, माना हुआ विचार के सामने हम ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे सामने हो या चीज हो वो। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, अरे मौत तेरा डंक कहां है? मतलब एज डेथ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पोएट, ऐसा लग रहा है कि मौत कवि के सामने बैठी हो। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस वक्त जिंदा होना चाहिए। ओके, द पोएट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया इन अ लाइन ऑफ अ पोएम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट मिल्टन से बात कर रहा हो। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये देखिए तीनों आपके सामने देख सकते हैं कि ओ लाइफ, ओ टाइम, विंड कम सॉफ्टली, ऐ हवा धीरे धीरे आओ। तो इस तरीके से हम कई बार देखते हैं कि इस तरीके के आइडियाज रखे होते हैं जिसमें लगता है कि बिल्कुल सामने है वो,
or your next figure of speech is oxymoron. An oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. जिसमें दो opposite ideas को एक साथ रखते हैं. जैसे love is bitter sweet. प्यार कड़वा मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है. क्या वाकई ऐसा होता है? और नेक्स्ट एग्जांपल आपका, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. कुछ ना रखते हुए उसके पास सब कुछ है. तो ये लाइन देखिए, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. दिस इज एन ओपन सीक्रेट. ये एक खुला राज है. जब खुल गया तो राज कैसा? बट द पोएट सेज, लेकिन कवि कहता है, द बॉय इरेगुलरली, द बॉय रेगुलरली इरेगुलर. बॉय देखिए रेगुलरली इरेगुलर रहता है. द मोर हेस्ट द लेस स्पीड इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल. ज्यादा जल्दबाजी और उतनी ही कम स्पीड. ऐसा होता है कि ज्यादा जल्दबाजी और कम स्पीड, दोनों बातें ज्यादा और कम को एक साथ रखा गया. दिस इज योर ऑक्सीमोरन. इसी तरीके के और फिगर ऑफ स्पीच को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय JNV English Empire. Thank you very much for watching this video.